किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। अपने हौसले पर भरोसा रखो, तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों आज का वीडियो है वो हमारा जो भारत का इतिहास उसका पार्ट 2 होने वाला है। दोस्तों इससे पहले हमने भारत के इतिहास के बारे में हालांकि हमने जानना शुरू किया है और उसका पार्ट 1 ख़त्म कर दिए हैं। तो दोस्तों आज इसका वह पार्ट 2 है और इसमें हमने जस्ट उसके अगले कड़ी को जोड़ा है, मतलब जो पिछले वीडियो में समझाए थे उसके आगे क्या हुआ। दोस्तों देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम टॉपिक पर ही रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अलग से बताना चाहते हैं कि जो भारत का इतिहास रहा है वह काफ़ी रोमांचक भी कह सकते हैं और काफ़ी दुखदाई भी रहा है। दुखदाई इस रूप से हुआ है कि देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारा आक्रमण को झेला हो, चाहे वह अरबों का आक्रमण हो, चाहे फिर वह यूनानियों रोमन का आक्रमण हो या फिर चाहे वह मुसलमानों का आक्रमण हो। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ के इतिहास में आपको समय समय पर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जो हमारे इतिहास चलते आ रहा है उसके पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब आगे बढ़ते गया है, उस टाइप से नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कभी बदलाव बहुत बार हुआ है इसके इतिहास में। हम लोग वो तो रही आगे के टॉपिक के बाद उसको भी देखेंगे, लेकिन देखिए यहाँ के जो इतिहास है, इतिहासकार है, बहुत सारे लोगों ने रखा। हालांकि जो आक्रमण हुआ अरब द्वारा हुआ, मुसलमानों द्वारा हुआ या फिर देखिए रोमन जो वहाँ के सेनाओं द्वारा हुआ, उन लोगों ने तो यहाँ पे आखिर आक्रमण किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो भी यहाँ पे अपनी भारत की धरती पर कदम रखा। लेकिन देखिए हालांकि भीड़ में तो हर एक कोई जाता है लेकिन पहचान उसी का बनता है कि जो मतलब कुछ अच्छा करे, उन लोगों में से अलग हटकर करता है, उसी का लोग दुनिया याद करता है। तो वही देखिए हमारा कुछ लोग लेखक है जो कि यहाँ पे आए, हालांकि उन लोगों बंदूक नहीं चलाया गोली नहीं चलाया, लेकिन आज हम लोग उन लोगों को भी याद कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं लोग के माध्यम से हमें जो भारत का अमूल्य इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी देश या किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ स्रोत प्राप्त होते हैं। उसमें से हमें देखिए 4 स्रोत प्राप्त हुए थे। एक था हमारा देखिए धर्म ग्रंथ था, दूसरा हमारा था ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हमारा जो था विदेशियों का विवरण और चौथा हमारा था जो है वह हमारा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखिए उसमें से हमने धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जान लिया है। अब आगे हमारा देखिए विदेशियों का विवरण, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उसको तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन विदेशियों का जो विवरण भी है वह 3 कालखंडों में बट गया। हालांकि 3 कालखंडों में बट गया है, यानी 3 रूपों में बट गया है। कुछ देखिए हो गया हमारा यूनानी रोमन लेखक आ गए हैं, हालांकि जिसे हम लोग याद करेंगे वह तो लेखक ही होगा। सिंपल सी बात है क्या है कि वह लिख कर रखा पूरी दुनिया के सामने भारत को, मतलब उस टाइप से इसका इतिहास को बताया, तो हम लोग लेखक को ही जानेंगे। हालांकि बहुत सारे फौजी आए होंगे, बहुत सारे लोग आए होंगे, उनको क्या याद करा जाएगा। देखिए यूनानी रोमन लेखक हो गया, कुछ हमारा हो गया चीनी लेखक, जो चीनी यात्री जिसको बोल सकते हैं, उन लोग भी हमारे यहाँ आए, और एक हमारा आए थे अरब जो देश है उन लोग, वहाँ का लेखक लोग आए थे। तो हम लोग इसे हालांकि बारी बारी से देखेंगे। देखिए शुरुआती हम लोग देखते हैं यूनानी रोमन लेखक के बारे में, इसमें भी कुछ 6-7 थे 8 जो महत्वपूर्ण है, हालांकि 1-2 और आए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे एक हो गया टेसियस। यह जो था यूनान का रोमन लेखक जो है, यूनानी रोमन लेखक का पहला जो व्यक्ति था जो यहाँ पे हमारे इंडिया में भारत में आया था। देखिए बोल रहा है कि यह ईरान का राजवैद्य था, जो ईरान देश है वहाँ का यह राज्य वैद्य था। तो ये भाई यहाँ क्या कर आया था इंडिया में, तो देखिए यह एक लेखक भी था। हालांकि राजवैद्य तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ लेखक था। तो लेखक के तो काम जानबे करते हैं कि वह कभी एक देशों से दूसरे देशों तीसरे देशों इस टाइप से भ्रमण करते रहता है, और ख़ास करके वहाँ पे जाता है ना जहाँ हमें कुछ क्लू मिले, जहाँ लोगों का ध्यान काफ़ी आकर्षित हो और हम उस चीज़ को मतलब अपने बुक में छापे तो हमारा मतलब अधिक से अधिक चले। तो इसीलिए वह भारत आया था टेसियस। और ये पता है यह अपने से जानकारी नहीं लिया, अपने से तो कुछ ढूंढा ही, लेकिन इसने क्या किया कि यहाँ के अधिकारियों को मिला लिया, ईरानी अधिकारी, और अपने यहाँ मतलब यहाँ से कुछ जानकारी लिया और अपने यहाँ के अधिकारियों को मिला लिया। तो देखिए पहले क्या होता था, जो ईरान का अधिकारी रहते थे, अभी भी जैसे यहाँ से
बोलते हैं उसको, क्या चीज़ बोलते हैं, मतलब हाँ दूतावास, हाँ इस देश के दूसरे देश से उसी टाइप से अधिकारी लोगों को मिला लिया। और ये जो था टेसियस वो टोटल जानकारी ले लिया उससे कि क्या था कैसे था, उससे ले लिया। प्लस में अपने भी इंडिया आया, यहाँ पर भी मतलब जानकारी के इकट्ठा किया और उस चीज़ को कर कर अपने बुक में जो इसका था वह अपना लिख दिया कि भारत के इतिहास के बारे में। तो विदेशियों द्वारा देखिए पहला हमें जो विवरण मिलता है वह हमें टेसियस के द्वारा, जो था यूनानी रोमन लेखक था, इसके साथ साथ वह ईरान का एक वैद्य भी, राज वैद्य था। तो चलिए दोस्तों ये तो हमारा हो गया। आगे देखिए हेरोडोटस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए इतिहास के पिता इन्हें बोला जाता है, यानी हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे देखिए इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका है। अब ये हिस्टोरिका का यहाँ पे जिक्र का है किया। देखिए जो हर एक व्यक्ति, मान लीजिए इनका भी कुछ पुस्तक होगा, इनका भी अपना पुस्तक है, लेकिन जो यहाँ पे हिस्टोरिका है, हालांकि एक ही पुस्तक नहीं लिखे होंगे, बहुत पुस्तक लिखे होंगे, लेकिन इंडिया के में जो है, जो भारत के बारे में जो इन्होंने जानकारी प्राप्त की, यदि उसे आप देखना चाहते हैं तो यह हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक है उसमें इन्होंने लिखी है अपनी जानकारी। इंडिया ऐसे था वैसे था, मतलब जो कुछ भी लिखे होंगे। आगे देखिए हमारा है मेगास्थनीज, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने कुछ पुस्तक भी लिखी थी, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए यहाँ पे यह भाई दरबार में कहा आया, दरबार में भी आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। आप देखे होंगे कि रामायण कालों में भी एक राजदूत दूसरे देश के मतलब दूसरे यहाँ के राजाओं के पास राजदूत बनकर जाता था। जैसे आपने देखा होगा कि जो रावण था वो अपने राजदूत को सुग्रीव के यहाँ राजदूत बनाकर ही भेजा था। हालांकि वह विपक्षी मतलब दुश्मन थे, फिर भी आप देखे होंगे कि राजदूत के नाता सुग्रीव ने उन्हें कितना अच्छी तरीक़ा से आसन मतलब बैठने को दिया था। हालांकि उसने जब बात कुछ अलग तरीका का की, भड़काऊ बात की, तब सुग्रीव गुस्सा हो गए थे। वहाँ पर भी यही हाल था। मेगास्थनीज था, यह जो है सेल्यूकस निकेटर कोई राजा होगा, उसी का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो वहाँ पर भी उसी तरीक़े से उनको मिला और मतलब आसन मिला, सही तरीक़े से रहने के लिए मिला, और वहीं से इसने जानकारियाँ को प्राप्त की। मान लीजिए हम भी लेखक, हमारे दूसरे देश के भी लेखक, हालांकि कुछ तो समानता में उससे पूछा जाएगा कि आपके देश में क्या है, वो बोलेगा यहाँ ऐसे है, मतलब दोनों आदान प्रदान करेंगे विचारों का। उसी तरीक़ा से इसने भी अपना जो है अपने बुक लिखी और इसने भी वहाँ मतलब गया भारत में, आया भारत में और वहाँ की कुछ चीज़ों को जानकारी प्राप्त की। अब देखिए आगे हो गया हमारा डाइमेकस, उसके बाद कौन सा आया? डाइमेकस। अब देखिए बोल रहा है कि यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। कहाँ का था? जो सीरिया का नरेश था उसने भी भेजा, मतलब भारत में आने के लिए किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी की, चाहे वह छोड़ी थी। देखिए यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया। दोस्तों ये जो अभी नाम सुन रहे हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये सब आपको आगे बताया जाएगा, आगे सब बताया जाएगा। यह बिंदुसार के दरबार में आया, यह भी वहीं पे यही काम किया, वहाँ से जानकारियाँ प्राप्त की और अपने जो बुक एक लिखी और उसमें वह प्रकाशित करा दिया, और फिर जो है भारत के बारे में हम लोग आज जान पा रहे हैं। आगे देखिए है डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिल्डस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया। यह भी देखिए डायोनिसियस जो था यह मिस्र का नरेश का था जो अशोक के दरबार में आया। अब आगे देखिए हमारा है छठा जो है टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इतिहास में कि भारत के भूगोल नामक पुस्तक की किसने रचना की, और तो हो जाएगा हमारा टॉलमी। अगर पूछ देगा कब किया गया और ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा पहले, दूसरी, तीसरी शताब्दी इस टाइप से, तो वहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरी शताब्दी में इसने किया था। किसने किया? टॉलमी ने। आगे देखिए प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भारत का भूगोल नामक पुस्तक भी है, तो ये सिंपल सी बात है, भारत के भूगोल है तो वह अमेरिका का तो बताएगा नहीं, यही के बारे में बताएगा, मतलब हमारे भारत के बारे में इसी में जिक्र मिलता है।
आगे देखिए, इसने प्रथम शताब्दी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की। ये जो नेचुरल हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक इतिहास। प्राकृतिक इतिहास जो है उसमें क्या रहेगा, उसमें आखिर जो प्राकृतिक चीज़ें जैसे पेड़ पौधे, जंतु इत्यादि, यही सब न रहेगा। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में, पेड़ पौधे, जंतु, भू आकृति इत्यादि के बारे में इसमें नेचुरल हिस्ट्री, विदेश के नहीं, इंडिया के ही, मतलब भारत के ही जो इतिहास में ये सब कुछ जानने को मिलता है वो हमारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक में भी मिलता है। इसका लेखक थे प्लिनी। अब चलिए दोस्तों, आगे अब हम लोग वीडियो के यहाँ पे कट करते हैं और उसके आगे देखते हैं ताकि आप लोग का समय न जाए। आगे देखिए दोस्तों, अभी जब हमने एक बता दिया, सेकेंड यानी बी नंबर पे हमारा हो जाता है चीनी लेखक। यानी चीनी लेखक भी कुछ लोग आए थे यहाँ पे, वहाँ उसमें से देखिए सबसे पहले हमारा जो आया था, यानी प्रथम चीनी यात्री, क्वेश्चन भी आता है तो हमारा है फाहियान। दोस्तों यह, इसकी बात की जाए तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मतलब यह कहाँ आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हमारा इंडिया में, भारत में, और इसने पूरे देशों का भ्रमण किया। और पता है इसका सबसे बड़ी खासियत बात है कि इसने मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत थी, वहाँ का रहन सहन था, इसको काफ़ी प्रभावित किया है। किसको, फाहियान को। और यह जब हमारे इंडिया से गया, अपने देश चीन गया, तो वहाँ पे इसने जो मध्य प्रदेश के बारे में लिखा, उसको काफ़ी बोला कि वह काफ़ी शांत प्रदेश है, मतलब उसका जो कल्चरल को बताया, और उसे एक मध्य प्रदेश को सुखी संपन्न मतलब प्रदेश बताया इसने। आगे देखिए हमारा आ जाता है, सेकेंड आ जाता है संयुग्म। यह जो है 518 ईस्वी में भारत आया, और इसने भी कुछ उस टाइप से खास करके नहीं लिखा, मतलब जैसे कि हाँ संपन्न है, मतलब सिंपल भाषा में लिखा, इसलिए आगे इसका उतना जिक्र नहीं किया जाता है। अब देखिए एक हमारा आ जाता है हेनसोंग। इनके बारे में काफ़ी रोमांचक बात है। देखिए बोला क्या है कि यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। लेकिन एक चीज़ है कि जो हेनसोंग है, इसके बारे में कहा जाता है, मतलब कहा क्या जाता है, रियल है कि यह चीन से 629 ईस्वी में निकला, कि हम जा रहे हैं भारत का भ्रमण करने, मतलब निकला। लेकिन इसको पता है भारत आते आते तक 630 ईस्वी हो गया, यानी 1 वर्ष का इसको समय लग गया। यानी 629 ईस्वी में जब यह भारत चीन से निकला भारत आने के लिए, और भारत आते आते तक से इसको हो गया 630, यानी 1 वर्ष का समय ले लिया था यह। कभी जब पूछता है कि सबसे मतलब अधिक समय लेने के पश्चात भारत पहुंचने वाला कौन सा चीनी लेखक था या चीनी यात्री था, तो देखिए इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हेनसोंग। और एक बात है कि यह जो है, यह यहाँ पे 15 साल रहा। कितना वर्ष रहा, 15 वर्ष, सबसे अधिक दिनों तक यही रहा था, मतलब सबसे अधिक समय भी लगाया आने में भारत, और सबसे अधिक दिनों तक, यानी यह 645 ईस्वी में, यानी यह जो है हेनसोंग जो है 645 ईस्वी यानी 15 साल तक इंडिया में रहा। यहाँ की विरासत, सांस्कृतिक विरासत को देखा, घूमा, और ख़ास करके पता है इसने जो हमारा है बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, उसका भ्रमण किया। उसके बारे में अपनी किताब में काफ़ी मतलब प्रसिद्ध और विख्यात रूप से, काफ़ी सरल तरीका से उसको लिखा है, और नालंदा विश्वविद्यालय को काफ़ी संपन्न विश्वविद्यालय और मतलब तारीफ ही की है इसकी। तो यह कब गया था, यहाँ पे यह मतलब 15 वर्ष रहा, और यह 645 यानी 645 में मतलब यहाँ से गया। और एक चीज़ देखिए, एक बोला जाता है कि जब यह जो है भ्रमण कर रहा था, जैसे यहाँ पे जब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जान रहा था, तो दोस्तों उसके बारे में देखिए, उस समय जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। जब पता है उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वह हमारे थे शिलभद्र कुछ थे, मतलब जिस समय यही बताया है कि उस समय वही आचार्य शिलभद्र थे। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद आए हमारे अरब के लोग। इसमें 2 ही लोगों मुख्य रूप से जिक्र किया है, अरबी लेखक। देखिए पहला हमारा है अल बरूनी। भाई अरब का है तो नाम भी उसी टाइप से कुछ रहेगा। अल बरूनी बोला है कि यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया।
यह किसके साथ भारत आया? महमूद गजनबी के साथ भारत आया। इसकी किताब की बात की जाए तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका हिंदी में हमारा हो जाएगा दोस्तों भारत एक खोज, वही हो जाएगा हिंदी की बात करें। और यह उर्दू में देखा जाए या जो है अरबी भाषा में देखा जाए तो किताब उल हिंद, इसकी किताब जो है उल हिंद, हाँ, और या तहकीक ए हिंद हो जाएगा, जिसका हिंदी हमारा हो जाएगा भारत एक खोज। आगे देखिए इन्होंने भी काफ़ी जो है अल बरूनी जो थे ये भी काफ़ी विस्तार पूर्वक से भारत के सांस्कृतिक विरासत को देखा है यहाँ पे। लेकिन इसका सबसे बड़ी बात है कि यह मतलब पूरी ज़मीनी स्तर से उठकर मतलब काफ़ी चीज़ों का परिक्षेपण किए, अपने अंदर देखे क्या है भारत में कैसा है, और उसके अपने पूरे किताब में यानी तहकीक ए हिंद में देखने को मिलता है। मतलब पेड़ पौधे, जंतु, यहाँ के रहन सहन, कल्चरल, सभी चीज़ों का इन्होंने इसमें समाहित किया हुआ है। आगे देखिए हमारा आ जाता है इब्न बतूता, ये भी है हमारे अरबी लेखक। दोस्तों देखिए इसके बारे में बोला जाए कि इसके द्वारा अरब भाषा में लिखा गया यात्रा वृतांत है, जिसे रिहला कहा जाता है, रिहला कहा जाता है, जो इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है। दोस्तों एक चीज़ और है कि जब यह आया था यह काफ़ी विद्वान व्यक्ति था, और जो यह काफ़ी विद्वान व्यक्ति था, और इसने जब पूरे भारत का भ्रमण किया तो इसे भ्रमण करते करते जब दिल्ली में गया तो वहाँ के सुल्तान ने इसकी विद्वानता से प्रसन्न होकर इसे वहाँ के काजी बना दिया था, जिसे काजी या मुख्य न्यायाधीश भी बना दिए थे। किसे? इब्न बतूता को। काफ़ी विद्वान था और इसकी विद्वानता से प्रभावित होकर ही जो है मतलब वहाँ के जो शासक था उस दिल्ली का उस समय जो था वह इब्न बतूता को जो वहाँ के न्यायाधीश या फिर काजी बना दिया था। तो चलिए दोस्तों यही था हमारा। देखिए सबसे पहले हमने इसको देख लिया है, मतलब चीन रोमन जो थे उन्होंने हमला किया, मतलब यहाँ पे आए, फिर चीनी लेखक, फिर अरबी लेखक, यही हमारा 3 जो मुख्य चरण काल होते हैं, खंडकाल होते हैं। इसी में जो है भारत का इतिहास के बारे में विदेशियों द्वारा कुछ बताया गया है। बाकी अन्य था तो अन्य में भी 1-2 आए हैं, वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उन लोगों की ये थे। अब आगे हमारा देखिए लास्ट टॉपिक हमारा होगा जो भारत की खोज की बात करें। लास्ट टॉपिक नहीं, उसके आगे आते जाएगा पुरातत्व संबंधी खोज। पुरातत्व संबंधी में कौन सी कहाँ क्या चीज़ क्या मिले उसके हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।